सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो हमारा नया चैप्टर चल रहा है दोस्तों, वो चल रहा है मौर्य साम्राज्य। क्या चल रहा है? मौर्य साम्राज्य, जिसकी आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने आपको करा दी है, यदि आपने नहीं देखी तो उसको अवश्य देख लें, वो क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में मैंने आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया था। किसके बारे में पढ़ाया था? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ाया था। बिंबिसार के बारे में पढ़ाया था। और किसके बारे में पढ़ाया था? तो आप कहेंगे अशोक के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, इन तीनों के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, क्योंकि ये तीनों जो सम्राट हैं ये आपके चैप्टर के लिए, अपने एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं दोस्तों परवर्ती मौर्य साम्राज्य। परवर्ती मौर्य शासक क्या होते हैं दोस्तों? इन शासकों के बाद जो शासक आए वो आए थे। ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो परवर्ती मौर्य शासक, मौर्य शासन कितने वर्षों तक रहा? तो आप बताएंगे 137 वर्षों तक रहा। कितने वर्षों तक रहा? 137 वर्षों तक रहा। अंतिम शासक कौन था इसका? बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ। ठीक है, जिसकी हत्या सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा 185 ईसा पूर्व में हत्या कर दी गई और मगध में शुंग वंश का प्रारंभ हुआ। बृहदर्थ आपसे पूछा जाएगा मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो आप बताएंगे बृहदर्थ। कौन था? बृहदर्थ। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त ने की। ठीक है, बृहदर्थ की हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने की। और मगध पे फिर किसका शासन हो गया? शुंग वंश का शासन हो गया। ठीक है, उसके पतन के कारण जान लेते हैं दोस्तों। मौर्य साम्राज्य जो इतना बड़ा था, उसके पतन के कारण क्या थे? लगभग अखंड भारत पे था। ठीक है, दक्षिण का थोड़ा भाग छोड़ने तो सबसे पहला जो कारण माना जाता है अयोग्य उत्तराधिकारी। क्या माने जाते हैं? अयोग्य उत्तराधिकारी। ठीक है, ऐसे इन तीनों सम्राटों के बाद इनके जो उत्तराधिकारी आए वो ऐसे थे जो इतने बड़े साम्राज्य को नहीं संभाल सकते। ठीक है, अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन। अत्यधिक केंद्रीकृत प्रशासन मतलब मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा था? तो आप कहेंगे अखंड भारत पे फैला हुआ था। क्या कहेंगे? अखंड भारत पे फैला हुआ था, तो इतने बड़े शासन को संभालना थोड़ा मुश्किल था। ठीक है, ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया। ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया मतलब ये तीनों सम्राट जो चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अशोक, तीनों अलग अलग धर्म को मानते थे, लेकिन संरक्षण भी सारे धर्मों का करते थे। सभी धर्मों का संरक्षण करते थे। लेकिन इनके बाद जो शासन आए वो जिस धर्म को मानते थे उसी का संरक्षण करते थे, बाकी धर्मों की अवहेलना करते थे। तो इसलिए दोस्तों इसका कारण माना जाता है पतन का। करों की अधिकता और आर्थिक समस्या ये भी माना जाता है। ठीक है, ये प्रमुख कारण है। जो साम्राज्य किसी का पतन होता है, वंश का पतन होता है, साम्राज्य का पतन होता है, उसमें तीन चार कारण प्रमुख है। पहले अयोग्य उत्तराधिकारी, करों की अधिकता और आर्थिक समस्या, और किसी बाढ़। ऐसे कारण जो होते हैं ना तीन चार, वो प्रमुख कारण होते हैं किसी साम्राज्य के पतन के कारण का। ठीक है, अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का विभाजन हो गया। कुणाल को पश्चिमी भाग दिया गया और दशरथ को पूर्वी भाग दिया गया। तो ये याद रखेंगे। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। किसके बारे में? मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में। ठीक है, भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था। प्रथम केंद्रीकृत मतलब क्यों कह रहा हूं मैं दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य क्या था? भारत का प्रथम सम्राट था। क्या था? भारत का प्रथम सम्राट था। ये मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको बताया था क्यों प्रथम सम्राट था, ये आपको पता होगा। ठीक है, इसीलिए भारत की प्रथम केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था है। ठीक है, सबसे प्रमुख जो होता है केंद्रीकृत प्रशासन, मतलब मौर्यकालीन प्रशासन 5 भागों में बटा हुआ है। उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पहला केंद्र, उसके बाद प्रांत, उसके बाद मंडल, उसके बाद विषय, उसके बाद ग्राम। ठीक है, केंद्र का प्रशासन राजा होता था। प्रांतों का प्रमुख जो होता है कुमार होते हैं, और मंडल के प्रमुख जो होते हैं प्रादेशिक या प्रदेष्टा होते हैं। ठीक है, विषय या आहार, उसका प्रमुख जो होता है आहारपति होता है। ग्राम, उसका प्रमुख जो होता है ग्रामीण होता है। अब आपको ये नहीं समझ में आए, मैं आपको आज से कंपैरिजन करके बताता हूँ। केंद्र मतलब आज में जो केंद्र सेंट्रल होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो मान लीजिए उसका प्रमुख राजा होता है। आज के समय कौन है? बीएम मोदी है, क्योंकि वो केंद्र में प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो वो क्या होंगे? प्रमुख हो गए। प्रांत क्या होते हैं? जैसे राज्य होते हैं, भारत में राज्य, उनको प्रांत कहते हैं। उसके प्रमुख कौन होते हैं?
कुमार या राजकुमार होते हैं, ठीक है। उसके बाद मंडल होते हैं, जैसे आपने देखा होगा हर राज्य में अलग अलग मंडल होते हैं, ठीक है। तो उसके अध्यक्ष को प्रदेष्टा कहा जाता था। मंडल के अंदर जिले होते हैं, उनको विषय आहार कहा जाता था, जिसका अध्यक्ष आहारपति कहा जाता था, ठीक है। उसके बाद ग्राम होते हैं, जो कि सबसे छोटी ग्रामीण अधिकारी है, उसके अध्यक्ष को ग्रामीणी कहा जाता है। मौर्यकालीन प्रशासन की सबसे छोटी प्रशासनिक व्यवस्था कौन सी है, तो आप बताएंगे ग्राम है। कौन सी है? ग्राम है, ठीक है। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। केंद्रीय प्रशासन के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। संपूर्ण प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? राजा होता है। कौन होता है? राजा होता है, जिसकी सहायता के लिए दोस्तों क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है। जैसे अभी प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी सहायता के लिए क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है, जिसमें 3 मंत्री जो हैं वो प्रमुख हैं। एक तो पुरोहित है, एक युवराज है, एक सेनापति है। तो दोस्तों ये जो पुरोहित, युवराज, सेनापति हैं, ये ऐसे ही नहीं चुन लिए जाते, इनके लिए एक विशेष दो, जैसे आज के समय क्या होता है, आज के समय यूपीएससी परीक्षा होती है, ऐसे ही इनकी परीक्षा होती थी, उसके बाद इनको चुना जाता था, जिसको क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहते थे। क्या कहते थे? उपदा परीक्षण कहा जाता था। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि मौर्यकालीन में प्रशासन में उपदा परीक्षण किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे किससे संबंधित है? नियुक्तियों से संबंधित है, मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों कौटिल्य के सप्तांत सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में? कौटिल्य के सप्तांत सिद्धांत के बारे में। कौटिल्य ने दोस्तों राज्य के 7 अंगों को मनुष्य के 7 अंगों से बांटा है, उसके समान माना है। देखिए, शरीर के अंगों के समान राज्य के 7 अंग बताए। सबसे पहले राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना। नीचे का आपको नहीं दिख रहा होगा, वो है मित्र। क्या है? मित्र, जो कि 7वें नंबर का है, ठीक है। अब दोस्तों राजा को माना है राज्य के शीर्ष के समान। किसके माना है? शीर्ष के समान। अमात्य को माना है आंख के समान, और जनपद यानी क्षेत्र और जनसंख्या को माना है पैर के समान। दुर्ग को माना है बाहर के समान। कोश को माना है, यानी कोश मतलब होता है धन, कोश को माना है मुख के समान। और सेना और दंड को माना है मस्तिष्क के समान। और मित्र को माना है दोस्तों कान के समान। कैसा माना है? मित्र को माना है कान के समान, ठीक है। तो ये कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत किसने दिया है? कौटिल्य ने दिया है, ठीक है। क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हुआ। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों मुख्य अधिकारियों के बारे में पढ़ लेते हैं। इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इनको नोट करेंगे, ठीक है। इनकी संख्या टोटल 18 बताई जाती है। हम 18 नहीं पढ़ेंगे, कुछ इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। इधर अधिकारी हैं, इधर उनके कार्य हैं। मंत्री का कार्य क्या होता है? प्रधानमंत्री होता है। पुरोहित क्या होता है? धर्माधिकारी होता है। धर्माधिकारी मतलब जो पूजा पाठ करे उनको धर्माधिकारी कहते हैं, ठीक है। पुरोहित। युवराज क्या होता है? राजा का उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। समाहर्ता क्या होता है? राजस्व विभाग का प्रधान होता है। क्या होता है? राजस्व विभाग का प्रधान होता है समाहर्ता, ठीक है। सन्निधाता क्या होता है? राज्य के कोषाध्यक्ष होता है। क्या होता है? राज्य के कोषाध्यक्ष होता है। प्रदेष्टा क्या होता है? फौजदारी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है प्रदेष्टा, ठीक है। व्यवहारिक क्या होता है? दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गए। चलें आगे, इसमें से आप कुछ याद नहीं रखेंगे, बस याद रखेंगे समाहर्ता क्या होता है? राजस्व विभाग का प्रधान होता है। सन्निधाता क्या होता है? राज्य के कोष का अध्यक्ष होता है। ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब जान लेते हैं दोस्तों अध्यक्षों के बारे में या मजिस्ट्रेट के बारे में, ठीक है। विभिन्न विभागों के प्रमुख बताए गए हैं, जिसमें अर्थशास्त्र के अनुसार जिनकी संख्या 27 है। कितनी है? 27 है। इनकी 27 संख्या बताई गई है। हम सारे नहीं पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट पढ़ेंगे। इनसे काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ट्रिपल स्टार बना लेंगे, ठीक है। इधर अध्यक्ष है, इधर इनके कार्य दिए हुए हैं, ठीक है। सीता अध्यक्ष का होता है, कृषि विभाग का प्रमुख होता है, ठीक है। शुल्क अध्यक्ष का होता है, व्यापारिक कर का प्रधान होता है। लक्षण अध्यक्ष का होता है, मुद्रा विभाग का प्रमुख होता है। नव्य अध्यक्ष का होता है, जहाज विभाग का प्रमुख होता है। मुद्रा अध्यक्ष का होता है, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो मुद्रा अध्यक्ष देख के मुद्रा विभाग नहीं लगा देना है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग, शुल्क अध्यक्ष व्यापारिक कर का प्रधान, लक्षणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग, नव्य अध्यक्ष जहाज विभाग, मुद्रा अध्यक्ष पासपोर्ट विभाग, ठीक है। अब जान लेते हैं प्रांतीय प्रशासन के बारे में, ठीक है। प्रांतीय प्रशासन मैंने आपको बताया 5 प्रांतों में बटा गया है मौर्य साम्राज्य, जिसके प्रमुख कौन होते थे? राजकुमार होते थे, ठीक है। अशोक जो है सम्राट बनने से पहले किस राज्य का प्रमुख था? किस प्रांत का राज्यपाल था? तो आप बताएंगे अवंती का राज्यपाल था। ये मैंने आपको बताया था। अशोक का पुत्र कुणाल किसका राज्यपाल था? तो आप बताएंगे तक्षशिला का था। किसका था? तक्षशिला का था, ठीक है। इधर कुछ प्रांत दिए गए हैं 5 जो थे, और इधर उनकी राजधानी दिए गई है, ये आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तरापद की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे तक्षशिला है। क्या है? तक्षशिला है।
दक्षिणापथ की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे स्वर्णगिरी है। क्या है, स्वर्णगिरी है। अवंती की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे उज्जैनी है। क्या है, उज्जैनी है। प्राची की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे पाटलिपुत्र है। और कलिंग की राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे तोशली है। क्या है, तोशली है। ये काफी एग्जाम में पूछी जाती है, क्योंकि जब सम्राट अशोक ने कलिंग से युद्ध लड़ा था तो वो काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो आप ये याद रखेंगे, कलिंग की राजधानी क्या है, तोशली है। क्या है, तोशली है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों नगर प्रशासन के बारे में। क्या जानकारी का स्रोत कहाँ से मिलता है, तो आप बताएंगे मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मेगास्थनीज की इंडिका से मिलता है। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नगर प्रमुख कौन होता है दोस्तों, एस्ट्रोनोमी होता है। नगर का जो प्रमुख होता है उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोनोमी कहते हैं। ठीक है। नगर प्रशासन 30 सदस्य वाली 6 समिति में विभाजित थी। नगर का जो प्रशासन था 30 सदस्य थे, उसमें 6 समितियों में विभाजित थे। यानी प्रत्येक समिति में कितने हो गए, 5 सदस्य हो गए। कितने हो गए, 5 सदस्य हो गए। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है नगर का प्रमुख को क्या कहते थे, इस्टोनोमी कहते थे। क्या कहते थे, इस्टोनोमी कहते थे। ठीक है। गुप्तचर व्यवस्था भी थी। गुप्तचर को क्या कहते थे, गूढ़ पुरुष कहते थे। क्या कहते थे, गूढ़ पुरुष कहते थे जो गुप्तचर होता था। इसका प्रमुख कौन होता था, इसका प्रमुख महामात्य होता था, जिसको सर्प कहा जाता है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है राजस्व व्यवस्था। राजस्व व्यवस्था दोस्तों क्या थी, आय का प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है, तो भू राजस्व। भू राजस्व यानी कृषि वाला जो व्यय था उसको प्रमुख माना जाता है। भूमि 3 प्रकार की भूमि थी उस समय मौर्यकालीन प्रशासन में। एक तो सीता भूमि थी, एक भाग भूमि थी, एक अदेव मात्रक भूमि थी। 3 प्रकार की भूमि थी। सीता भूमि सरकारी भूमि को कहा जाता था, भाग निजी भूमि को कहा जाता था, अदेव मात्रक बिना वर्षा के अच्छी खेती वाली भूमि को कहा जाता था। ठीक है। भूमि कर क्या था, उत्पादन का 1/6 कौटिल्य के अनुसार है, या उत्पादन का 1/4 मेगास्थनीज के अनुसार है। ठीक है, ये याद नहीं रखना। बिक्री कर मूल्य का 10वां भाग, बिल्कुल याद नहीं रखना। अन्य कर रज्जु भूमि माप था। बल्ली धार्मिक कर था। विविध चारागाह कर था। तो ये पूछा जाता है रज्जु, मौर्यकालीन प्रशासन में रज्जु क्या था और बलि क्या था, तो आप बताएंगे रज्जु भूमि मापक का कर था और बलि धार्मिक कर था। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं सैन्य प्रशासन के बारे में। ठीक है। युद्ध क्षेत्र से सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, नायक कहा जाता था। ठीक है। जस्टिन का विवरण देख लेते हैं। जस्टिन के विवरण के अनुसार कुल 6 लाख सैनिक थे, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 8,000 रथ यात्री। लुटेरों की भी सेना थी और पश्चिम उत्तर भारत का अधिकारी भी था। ठीक है। पिलनी का भी विवरण है, ये भी पूछा जाता है। 6 लाख पैदल सैनिक थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी सेना थी उस समय। ठीक है। सबसे बड़ा सैन्य अधिकारी सेनापति होता था। मेगास्थनीज सेना का रखरखाव करने वाले की 6 समिति होती थी। मेगास्थनीज के अनुसार सेना की जो रखरखाव किया जाता था उसके लिए 6 समिति बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। आज की क्लास दोस्तों मुझे लगता है आपको थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, क्योंकि आज की क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलें आगे, चलिए। नेक्स्ट अप न्याय प्रशासन। न्याय प्रशासन क्या था दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय यानी राजा होता था। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ होता था, राजा होता था। जनपद न्यायालय जिसको राजुक कहा जाता था, अशोक के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है। ग्राम न्यायालय ग्रामीणी अध्यक्ष होता था। कठोर न्याय एवं दंड की व्यवस्था थी। कौटिल्य ने दोस्तों धर्म स्थायी यानी दीवानी न्यायालय बनाई और कंटशोधन यानी फौजदारी न्यायालय बनाई। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। धर्मस्थायी दीवानी का व्यवहारिक अधिकारी था, ये मैंने आपको बता दिया। प्रतिष्ठा इसका अध्यक्ष होता है, ये आपको पता है। ठीक है। नेक्स्ट है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी, कैसी थी, तो ये आपसे पूछा जाता है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था थी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। कैसी थी, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था। ठीक है। इसका प्रमुख उद्योग क्या था, तो आप बताएंगे सूत की कताई व बुनाई था। क्या था, सूत की कताई व बुनाई था। ठीक है। व्यापार वाणिज्य का अधिकारी पश्चाध्यक्ष कहलाता था। क्या कहलाता था, पाश्चाध्यक्ष कहलाता था। ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फसल धान थी और बुरी फसल गन्ने को माना जाता था। बुरी फसल गन्ने को क्यों माना जाता था दोस्तों, क्योंकि गन्ना ज्यादा पानी खाती थी और खेत को भी नुकसान पहुंचाती थी। ठीक है। सिंचाई हेतु मंडल, सिंचाई हेतु क्या दोस्तों, मंडल कूप। कूप क्या होते हैं दोस्तों, कुएं को कहते हैं। क्या कहते हैं, कूप मतलब होता है कुआ, इनको कूप कहते थे। ठीक है। रिंग वेल्स का उपयोग किया जाता था। विनिमय का माध्यम चांदी के पंचमार सिक्के थे जिनको पण कहा जाता था, ये काफी पूछा जाता है, तो आप इस पे स्टार बना लेंगे। यानी
मौर्यकालीन प्रशासन में जो चांदी के सिक्के थे उनको क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पण कहा जाता था। ठीक है। माप की इकाई कौन सी थी? माप की दो इकाई थी, एक तो द्रोण थी, एक निवर्तन थी। क्या थी? निवर्तन थी। ठीक है। द्रोण अनाज मापन की इकाई थी, निवर्तन भूपि मापन की इकाई थी। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अशोक के स्तूप के बारे में जान लेते हैं दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। प्रथम उल्लेख अशोक के स्तूप के बारे में कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से मिलता है, जिसको ढेर कहा गया है। ऋग्वेद में क्या कहा गया है? ढेर कहा गया है। ठीक है। प्राचीनतम स्तूप को क्या कहा जाता था? पिपरवा स्तूप कहा जाता था। प्राचीनतम जो स्तूप है उसको पिपरवा स्तूप कहा गया है। मतलब पिपरवा स्तूप सबसे प्राचीनतम स्तूप है। ठीक है। जो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अशोक द्वारा ईंटों से निर्मित सांची का स्तूप है। ठीक है। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में, जिसकी नींव अशोक के द्वारा रखी गई, लेकिन बनाया किसने? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा निर्माण किया गया। किसके द्वारा? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा निर्माण कराया गया। ठीक है। स्तूप की संरचना के बारे में जान लेते हैं। ये छत्र होता है, ये यति होती है। अब ये नहीं पूछे जाते तो आप ये याद नहीं रखेंगे। ठीक है। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अशोक के अभिलेखों से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो आप याद रखेंगे। अशोक के अभिलेखों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? अशोक द्वारा हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। शिलालेख तीन प्रकार के थे। एक शिलालेख था, एक स्तंभ लेख था, एक गुहा लेख था। ठीक है। तीन प्रकार के लेख थे। शिलालेखों से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम पढ़ लेंगे, बाकी से नहीं पूछे जाते। बृहद शिलालेख 14 है, उन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है। चलिए, शिलालेखों के खोजकर्ता कौन था? तो आप बताएंगे फैनतलर था। कौन था? फैनतलर था। ठीक है। शिलालेखों को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की? जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की। किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने हासिल की। ठीक है। अभिलेखों की लिपि कैसी है? ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि शिलालेखों में पढ़ने की सफलता किसने प्राप्त की? तो आप बताएंगे जेम्स प्रिंसेप ने की। किसने की? जेम्स प्रिंसेप ने की। ठीक है। ग्रीक और अरमाइक लिपि में लिखे हुए थे दो भाषाओं में। खरोष्टी लिपि दाई से बाई, यानी इधर से लेके इधर को, जैसे उर्दू लिखी जाती है उसी तरह लिखी जाती थी। ठीक है। ब्राह्मी लिपि शेष भारत में, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में पाई जाती है। ठीक है। अशोक के दो अभिलेख मानसेहरा व शाहबाजगढ़ी खरोष्टी लिपि में लिखे गए। ये पूछे जाते हैं कि अशोक के दो अभिलेख हैं, मतलब खरोष्टी लिपि में कौन से अभिलेख लिखे गए? तो आप बताएंगे मानेसहारा और शाहबाजगढ़ी लिखा गया है। ठीक है। लघुमान व तक्षशिला अभिलेख अरमाइक लिपि में है। ठीक है। शरकुना व कंधार अभिलेख द्विभाषीय लिपि में है। अशोक के अभिलेखों की भाषा आम जन की भाषा प्रकृति थी। कौन सी थी? प्राकृत भाषा थी। ठीक है। अशोक के अभिलेखों में उसके प्रशासन काल के 8वें वर्ष से 27वें वर्ष तक की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। एरमूडी अभिलेख में लिपि का प्रयोग दाएं से बाएं किया गया, ये याद रखेंगे। चले आगे, चलिए अब मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ, ये जो अशोक के मैंने आपको 14 वृहद शिलालेख बताए थे उनके बारे में। इनसे काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप ये याद रखेंगे। मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूँ, बाकी आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे। ठीक है। चलिए, तो हम जान लेते हैं अशोक के प्रमुख शिलालेख व उनमें वर्णित विषयों के बारे में। ठीक है। पहला शिलालेख है, इस लेख का गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। इस लेख को क्या कहा जाता है? गिरनार संस्करण भी कहा जाता है। इसमें पशु बलि की निंदा की गई है। आपको कुछ याद नहीं रखना, आपको बस ये याद रखना है पशु बलि की निंदा किस अभिलेख में, शिलालेख में की गई है, तो आप बताएंगे, तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है। दूसरा शिलालेख है, इसमें अशोक ने क्या बताया है? इसमें मैंने अपने सीमांत शक्तियों व पड़ोसी राज्यों में मानव व पशु चिकित्सा का प्रबंध किया है। आपको क्या याद रखना है? पशु चिकित्सा का संबंध किस शिलालेख में बताया गया? तो आप बताएंगे दूसरे शिलालेख में बताया गया। ये दोनों काफी इंपोर्टेंट है, इनको याद रखेंगे, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। ठीक है। चलिए आगे चले, चलिए आगे चलते हैं। तीसरा शिलालेख क्या कहता है दोस्तों? तीसरा शिलालेख कहता है इसमें रज्जुक युक्त व प्रादेशिक का उल्लेख किया गया। राज्य के 12वें वर्ष अधिकारियों को यह आदेश दिया गया वह हर 5 वर्ष बाद दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है, ये आपको याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना। इस शिलालेख में बहरी घोष के स्थान पर दमघोष की स्थापना की गई है, ये पूछे नहीं जाते। ठीक है। मैं आपको इंपोर्टेंट बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेंगे। 5वें शिलालेख में क्या है? इस शिलालेख में धार्मिक महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अशोक कहता है कि मैंने राज्याभिषेक के 13वें वर्ष धर्म महापात्रों की नियुक्ति की है, ये आपको याद नहीं रखना। छठा शिलालेख क्या कहता है? इसमें आत्मनियंत्रण की भिक्षा दी गई है।
इसमें अशोक अपने प्रतिवेदकों को आदेश देता है कि मैं जहाँ भी रहूँ मुझे प्रजा के विषय में सूचना दे। ये आपको याद नहीं रखना, ठीक है। 7वां शिलालेख क्या कहता है? इसमें अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। वह कहता है सब जगह संप्रदाय की मनुष्य निवास करें। ये भी नहीं याद रखना। ना 8वां शिलालेख याद रखना है, बस आपको 3-4 शिलालेख याद रखने हैं। 9वें में क्या गया? इसमें शिलालेख में सच्ची भेंट, ये भी याद नहीं रखना। 10वां शिलालेख, इसमें आदेश दिया गया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में कार्य करे, ये भी याद नहीं रखना। 11वां शिलालेख, इसमें धर्म की व्यवस्था की गई तथा धर्मदान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया, नहीं याद रखना। 12वां शिलालेख, इसमें स्त्री महापात्रों और वज्रों, ये भी याद नहीं रखना। अब ये दोनों आपको याद रखने। 13वां तो बिल्कुल याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार बना लेंगे। कलिंग युद्ध के बारे में किस शिलालेख में बताया गया है? तो आप बताएंगे 13वें शिलालेख में बताया गया है। किस शिलालेख में बताया गया है? 13वें शिलालेख में बताया गया है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। 14वां शिलालेख क्या कहता है? इसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन व्यतीत करने का संदेश दिया है, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको मौर्यकालीन प्रशासन के बारे में बता दिया। मुझे उम्मीद है आपको दोनों क्लास समझ में आई होंगी। यदि आई हैं तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अपने ओपिनियन अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्लास समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे क्या दोस्तों? ब्राह्मण वंशों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सातवाहन वंश, शुंग वंश, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।